So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next 5 questions of our important chapter that is current electricity. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमने 41 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 42 से डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले होपफुली आपने क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, क्लियर है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से क्या बोल रहा है। ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर where the free end of galvanometer should be connected on AB so that the galvanometer may show zero deflection। मतलब कहने का ये है कि आपको एक वायर दिया गया है AB जिसका लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ भाई, इसका जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको बोल दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आप कहाँ पे कनेक्ट करें इस वायर के ऊपर जिससे आपके पास ये गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। क्लियर है, मतलब कहने का ये आपको एक नल पॉइंट ढूंढना है या फिर आपको एक बैलेंसिंग लेंथ ढूंढनी है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़ते हैं। क्लियर है, देखो ये कुछ उसी तरीके का ही कॉन्सेप्ट है जैसा आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। दो चार्जेस लेते हैं, उसमें आप थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करें जिससे बाकी दो अदर चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का है। वहाँ पे भी आप तीसरा चार्ज प्लेस करते हैं किसी एक डिस्टेंस x पे, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो x जो है सपोज कर लेता हूँ भाई। क्लियर है, जहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा और इसका पूरा लेंथ 40 सेंटीमीटर है। और अगर ये x है तो ये कितना हो गया आपके पास 40 माइनस x हो गया भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, ये 40 माइनस x हो गया यहाँ से, और आप इसको थ्योरी में P मानते हैं और यहाँ पे आप Q मानते हैं, याद होगा आपको। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जैसा आप थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे आप 100 सेंटीमीटर लेते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इसने क्या लिया, आपके पास लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर लिया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, मतलब कहने का आपके पास जो इसका लेंथ है 40 हो गया टोटल, और आपके पास जो वैल्यू आया दूसरा कितना आएगा 40 माइनस x आएगा। ठीक है, इसका अगर एक का वैल्यू x है, मतलब ये x हो गया, तो ये 40 माइनस x हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो गया। ठीक है, आपको पता है R बाई S। अब P कितना आपके पास x है, ठीक है, और ये कितना आ गया आपके पास 40 माइनस x हो गया अभी। क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गई होगी, बड़ा ईजी है। R और S का आपको वैल्यू दे रखा है। R का वैल्यू कितना यहाँ पे 8 है और ये कितना है 12 है भाई। ठीक है, और ये x डिवाइडेड बाई 40 माइनस x हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी है भाई। इसके बाद आप इसको इसके कटेगा आपके पास 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x ओवर 40 माइनस x हो गया भाई। क्लियर है, तो बड़ा इजी है। सो कितना आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया आपके पास 3x हो गया भाई। ठीक है, तो ये 80 इक्वल टू 5 हो गया आपके पास, और x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपके पास, x का जो वैल्यू आया आपके पास 5 1 जा 5 हो गया, और ये 16 आ गया भाई। तो ये x का जो वैल्यू है ये मेरे पास कितना आ गया 16 आ गया भाई। यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया वो मेरे पास 16 आ गया, मतलब 16 सेंटीमीटर के ऊपर गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अगर ये 16 है तो ये कितना हो गया आपके पास 16 माइनस ये हो गया आपके पास 24 हो गया अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू 24 आ गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अब देखो आप इस चीज़ को मतलब चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। कैसे, क्योंकि आपके पास जो मीटर ब्रिज का कंडीशन रहता है वो ये वाला रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये वैल्यू सही है, अगर ये बैलेंस हो गया है, ठीक है, ब्रिज जो है यहाँ पे बैलेंस हो गया है, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल आनी चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, और आपने ये दोनों वैल्यू निकाल ली हैं, तो आप इसको पुट करके देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 16 आ गया, P का वैल्यू 16 है, और Q का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे 24 है, और वैसे R ओवर S का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया भाई। यहाँ पे 4 2 डिवाइड बाई 3 2 डिवाइड बाई
3। मतलब कि आपने यहाँ पे ये कंडीशन बराबर हो गई है, दैट मीन्स आपका ये डिस्टेंस जो है यहाँ से सही है। क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप चेक कर सकते हैं लास्ट के ऊपर। सो आगे बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 43 बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आप खुद से भी आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। ए वोल्ट मीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस आरवी इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय ए वोल्ट मीटर। मतलब आपको एक वोल्ट मीटर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास आरवी है, ठीक है, उसको कनेक्ट करा गया है एक बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ जो है वो आपके पास ई दिया गया है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका वैल्यू आर है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, वो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का आपके पास सिंपल सा रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर है। क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम I की बातें करते हैं इन केस ऑफ EMF जिसका वैल्यू E है आपके पास, तो उस केस में जो करंट आता है आपके पास वो कितना आता है भाई, I इज इक्वल टू ई ओवर आर वी प्लस आर, ठीक है। जब भी आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं EMF का तो आप यही यूज करते हैं, ठीक है। याद होगा आपको E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास R कौन सा है, रेजिस्टेंस किसका है अभी, वोल्ट मीटर का है, तो मैं यहाँ पे RV लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो I का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया आपके पास, E ओवर RV प्लस R हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप RV लिखेंगे तो आपके पास सिंपल सा जो V का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आप I का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, RV प्लस R हो गया इंटू RV हो गया। अभी क्लियर है। तो यही पार्ट था, बड़ा सिंपल सा छोटा सा पार्ट था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे देखेंगे जो सेकेंड पार्ट है मेनली वो क्या बोल दे रहा है आपके पास। अब वो कह रहा है कि आपके पास कि E का वैल्यू दे रखा है, मतलब इस बार EMF का वैल्यू आपको दे दिया, ठीक है भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी आपको वैल्यू दे दिया है 0.45। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस RV सो दैट द वोल्ट मीटर रीडिंग इज विद इन 1% ऑफ EMF ऑफ द बैटरी। मतलब कहने का ये है कि आपको जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का जिसको आप RV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कब, जब आपके पास जिससे आपका जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो 1% ही आए EMF ऑफ द बैटरी। मतलब कहने का कि जो V का वैल्यू है वो E का 1% है, ऐसा कह सकते हैं भाई, ठीक है। समझ आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है आपको इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है जिससे आप RV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है जिससे आपका वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आए वो कितना आए आपके पास, 1% आए ऑफ द EMF ऑफ द बैटरी। मतलब E डिवाइडेड बाय 100 हो गया मेरे पास। क्लियर हो गया होगा भाई, बात समझ आ गई, ठीक है। मतलब V का वैल्यू जो है वो E डिवाइडेड बाई 100 है, इसको उठा के आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस बार वो क्या आएगा मेरे पास, E डिवाइडेड बाई 100 हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, E RV प्लस R हो गया, ठीक है। ये भी आपके पास RV है, ये E से ही कटेगा आपके पास और ये 1/100 हो गया, इज इक्वल टू RV ओवर RV प्लस R हो गया। अभी क्लियर है, बड़ा इजी है, कोई भी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आप RV का वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप RV को कॉमन निकाल लें, यहाँ पे RV को यहाँ पे कॉमन अगर मैं निकाल लूँगा तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाई RV जो है यहाँ से हो जाएगा और ये RV से RV कैंसिल हो जाएगा। सो 1/100 इक्वल टू कितना आ गया, 1/1 प्लस R ओवर
RV हो गया भाई, क्लियर है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस R/RV इज इक्वल टू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे R/RV ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब आप RV का यहाँ से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए भाई यही देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगा ये RV का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब R/99 हो गया इज इक्वल टू RV हो गया भाई। R का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। R का वैल्यू यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि आपके पास 0.45 है, वो आपके पास RV का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आ रहा था भाई कैलकुलेट करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास 1% ही आएगा। वैसे भी उसने बोल रखा है कि आपके पास जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो 1% के अंडर ही आना चाहिए, क्लियर है। तो मतलब ये कुछ 0.0045 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं 4.5 × 10⁻³ ओम आ जाएगा भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास RV का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट करना था। अब आगे थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि आप एक्सप्लेन करें व्हाई योर आंसर इन पार्ट बी रिप्रेजेंट ए मिनिमम वैल्यू, कि मतलब आपका जो वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू जो आया है आपके पास, ये मिनिमम क्यों है, ठीक है। मिनिमम क्यों है भाई, इससे कम वैल्यू क्यों नहीं हो सकता, और अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो इससे वैल्यू कम क्यों नहीं आएगा आपके पास, यही क्यों मिनिमम है, ठीक है। इसका आपको रीज़न बताना है मेनली। देखो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, अब ये चीज़ आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे मिनिमम क्यों नहीं आएगा। ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, आपने कैलकुलेट करा था ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है मेरे पास, ये हमने यहाँ पे ड्राइव करा है अभी तक। देखो भाई इसको थोड़ा रब कर लेते हैं भाई, यहाँ से देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से RV का वैल्यू जो है वो कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। RV को 1 + R/RV लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से RV से RV जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे सीधा ये मेरे पास वैल्यू जो है ये यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि आपके पास जो RV का वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू आया है, ठीक है। इससे वैल्यू कम क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर आप इसका वैल्यू कम कर दें, मतलब कितना जाएं, अगर आप 0 चले जाएं मान लीजिए, ठीक है। सपोज करेंगे हम यहाँ पे 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और इन्फिनिटी + 1 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और 1/∞ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो V का वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आ गया, V का वैल्यू 0 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा किस लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है कि आपके पास वोल्ट मीटर का जो वैल्यू आएगा, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो 1% है EMF ऑफ द बैटरी। मतलब जो वैल्यू आपके पास बैटरी का है उसका कुछ ना कुछ 1% रहेगा, ठीक है। वो आपके पास 0 वैल्यू नहीं आ सकता। जैसे कि E का वैल्यू आपके पास 7.50 है, ठीक है। तो इसका 1% ही वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। और वैसे भी आपके पास अगर ये 0 हो जाएगा तो हम इसका एक्यूरेसी जो है वो मेज़र नहीं कर सकते, इसका एक्यूरेसी जो है वो सही नहीं रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब वोल्ट मीटर का, क्लियर है, ठीक है। समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पे सारा वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0, मतलब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो भी 0। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है कि जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1% ऑफ द EMF ऑफ द बैटरी। तो वो तभी आएगा जब आप वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे RV, और RV को अगर आप पुट करेंगे, E का वैल्यू आपको दे रखा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर आएगा, V का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। RV को यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास V का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, 0 नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको RV को 0 करने पे, सो इसीलिए ये हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कम से कम ये वैल्यू आएगा इसका RV का, क्लियर है। सो आगे बढ़ेंगे इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 45 पे।
सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैंने लिखा नहीं, देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसमें। एन एमीटर विद रेजिस्टेंस आर ए इज connected in series with resistor R and a battery of EMF E and internal resistance R। मतलब आपको एक एमीटर दिया गया है, ठीक है, अभी जिसका रेजिस्टेंस जो है आर ए दिया गया, उसको सीरीज में कनेक्ट करा गया है एक रजिस्टर आर के साथ, ठीक है, और एक बैटरी दिया गया है EMF E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। द करंट मेजर्ड बाय द एम मीटर इज आई ए। फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट इफ द एम मीटर इज रिमूव्ड सो दैट द बैटरी एंड रजिस्टर फॉर्म ए कंप्लीट सर्किट। मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है भाई, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक एम मीटर दे रखा है, ठीक है भाई, जिसका रजिस्टेंस जो है आपके पास आर ए दिया गया है, उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है आपके पास एक रजिस्टर के साथ कुछ इस तरीके से, और आपको एक बैटरी दिया गया है जिसका ईएमएफ जो है वो ई है, ठीक है, ये EMF E हो गया और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास R है और ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट मेजर कर रहा है यहाँ पे एम मीटर के थ्रू, वो कितना आपके पास IA है, डायरेक्शन हम ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं भाई। क्लियर है, ठीक है। और आपको करंट कैलकुलेट करना, फाइंड द करंट थ्रू सर्किट इफ एम मीटर इज रिमूव्ड सो दैट द बैटरी एंड रजिस्टर फॉर्म ए कंप्लीट सर्किट। मतलब अगर आप इस एम मीटर को यहाँ से रिमूव कर दे तो वो बोल रहा है कि आपके पास ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा बैटरी और रजिस्टर को मिला के। क्लियर है। और आपको बताना है एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आई ए आर कैपिटल आर ए एंड आर। मतलब आपको जो आंसर बताना है वो कुछ इन टर्म्स में बताना है। आई ए एम मीटर का करंट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, आपके पास एम मीटर का रेजिस्टेंस हो गया और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला द मोर आइडियल द एम मीटर द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द करंट ऑफ एम मीटर। मतलब देखो आपके पास पहला पार्ट तो बड़ा इजी है, आपके पास यहाँ पे एम मीटर का करंट और एम मीटर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है। वो बोल रहा है कि अगर आप इस एम मीटर को हटाते हैं तो उस केस में कितना करंट आएगा, वो आपको सिंपली बताना है। देखो जब आप एम मीटर का करंट और एम मीटर का रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं तो उस केस में जो आप वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो कुछ इसी तरीके से लिखते हैं भाई, यहाँ पे यही लिखते हैं, ठीक है। यही होगा आपके पास जब आपके पास एम मीटर की बातें नहीं आती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एम मीटर है, ठीक है, एम मीटर अगर आप लेके चलते कंसीडर करके चलते हैं तो उस केस में जो करंट आएगा आपके पास E इज इक्वल टू आई इंटू आर ए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आई ए लिख लेंगे आप, ठीक है। आर ए क्या हो गया, एम मीटर का रेजिस्टेंस भी लेना होगा इस बार, एक आर पहले पड़ा है, ठीक है, एक आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। मतलब आई ए का जो वैल्यू आया मेरे पास वो कितना आ गया, ये मेरे पास ये कितना हो गया भाई, आई ए इज इक्वल टू ई ओवर आर ए प्लस आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है। तो ये एम मीटर का रेजिस्टेंस सॉरी एम मीटर जब कनेक्टेड था तो उस केस में ये करंट आ गया, और जब एम मीटर नहीं कनेक्टेड था तो आपके पास जो वैल्यू आया वो कितना है आपके पास, ई आई इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया भाई। क्लियर है। तो बात समझ आ गई होगी, जब एम मीटर आपके पास कनेक्टेड था तो ये वैल्यू है, ठीक है। और आप यहाँ से इसका वैल्यू जो कि आपके पास ये दिया गया है, ठीक है, इसको आप उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ई का जो वैल्यू है मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई ए मल्टीप्लाई आर ए प्लस आर, ठीक है, ओवर आर प्लस आर, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास जब आपके पास एम मीटर कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भाई, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ये बड़ा इजी पार्ट था। सिर्फ यही बताना था कि जब आप एम मीटर को रिमूव कर देंगे तो आपके पास करंट कितना आएगा, वो हमने ये पहले सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि आपको इस फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में बताने के लिए हमें जब एम मीटर कनेक्टेड था तो वहाँ से करंट कैलकुलेट करा, वहाँ से आई ए का वैल्यू ई का वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो वो आपके पास करंट का वैल्यू आ गया जब एम मीटर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमें इस टर्म्स में आंसर बताना था, इसलिए हमने ऐसा करा है। क्लियर है, ये था इसका ए पार्ट।
आगे देखेंगे इसका बी पार्ट क्या बोल दे रहा है भाई आपके पास। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 3.80 ओम दिया गया है, ठीक है, ई का वैल्यू 7.50 ओम दिया गया है, सॉरी वोल्ट दिया गया है, ओम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद आर का वैल्यू मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया गया है 0.45 ओम दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ए सो दैट आई ए इज विद इन द 99% ऑफ द करंट इन द सर्किट व्हेन द एमीटर इज एब्सेंट, ठीक है। ध्यान देंगे जब एमीटर एब्सेंट था तो ये कंडीशन है, ठीक है, यही कंडीशन है भाई। तो इस केस में बोल दे रहा है कि आपके पास जो करंट है आई ए का वैल्यू जो है वो कितना है, 99% ऑफ करंट है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से बोल दे रहा है, मतलब I इंटू 99/100 बोल दे रहा है। ये आपको आई ए का वैल्यू गिवन है, इतना वैल्यू आपके पास आएगा करंट का जब आपके पास एम मीटर इज एब्सेंट है। तो मतलब आप आई का वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पे रखेंगे क्योंकि उसने एम मीटर एब्सेंट की कंडीशन की बात बोली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 100/99 आई ए इज इक्वल टू आई ए ओवर इंटू आर ए प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और यहाँ पे मेरे पास आर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ से आई ए जो है कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ये 100/99 हो गया, आर ए प्लस आर हो गया और ये आर हो गया भाई। क्लियर है। इसको अगर आप उल्टा कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा इजी दिखने के लिए, तो आपके पास ये कुछ टर्म ऐसा आ जाएगा, ठीक है भाई। 99/100 हो गया। बाकी सारा वैल्यू आपको दे रखा है, देखो आपके पास ये आर भी दिया गया है, ठीक है, और आपके पास ई का वैल्यू भी दे रखा है। क्लियर है, ठीक है। देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर ए प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 × आर प्लस आर हो जाएगा भाई। क्लियर है, बड़ा इजी है, कैलकुलेशन है भाई, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे। सो 99 आर ए प्लस यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 99 इंटू आर इज इक्वल टू 100 आर प्लस 100 आर हो गया भाई। क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगा 100 आर और ये 99 आर है, यहाँ पे कितना हो गया, आर हो गया प्लस आर हो गया, और ये 99 आर ए हो गया। तो आर ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई, ये वैल्यू मेरे पास दे रखा है 3.80 प्लस 7.50 हो गया और डिवाइडेड बाय 99 हो गया भाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा 10 हो गया, यहाँ पे 11.30 हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय 99 हो गया भाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करिए भाई, 11.30 डिवाइडेड बाय 99 को करेंगे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ रह गया है, 0.1141 आ रहा है भाई। सॉरी, यहाँ पे ई का वैल्यू पुट कर दिया भाई हमने, ये ई का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ई का वैल्यू तो 7.50 है और आर का वैल्यू हमें दे रखा है भाई। आर का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितना दिया गया है, आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे आर का वैल्यू जो है मेरे पास ये 0.45 है भाई, यहाँ पे आर का वैल्यू
0.45 ओम है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.45 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको 3.80 प्लस ये हो गया डिवाइड बाय ये हो गया भाई, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, सॉल्व करके भी यार आपके पास 0.0429, ठीक है भाई। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं 0.043 आ गया आपके पास, ये आपके पास इसका रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गई होगी भाई। 3.80 आपके पास ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास इतना आ गया 0.043, मतलब इसका जो वैल्यू है आपके पास ये कितना आ गया 4.25 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास एम मीटर का रेजिस्टेंस जो है आ चुका है। क्लियर है, यही आपको सिंपली कैलकुलेट करना था। थर्ड पार्ट भी दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे क्या बोल रहा है आपके पास। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपके पास जो इसका वैल्यू आएगा, जो बी पार्ट में जो एम मीटर का रेजिस्टेंस आया आपके पास, ये क्यों एक मैक्सिमम वैल्यू है। ये उसने सिंपली पूछा गया है इसमें कि क्यों एक वैल्यू आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। देखो इसमें क्या बोल दे रहा है आपके पास, अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे, यहाँ से देखेंगे ये फॉर्मूला आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप एम मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं इससे, मतलब कितना ले लेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी अगर मैं कर दूँ तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी हो गया, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो मतलब एम मीटर का जो करंट है वो 0 आ रहा है उससे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एम मीटर का करंट है वो 99% ऑफ द करंट आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करंट जरूर आ रहा है, ठीक है, जब एम मीटर जो है आपके पास एब्सेंट है। बात समझ आ रही है भाई, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास कुछ ना कुछ करंट आएगा, ये करंट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही इसका मेनली रीज़न है। सो इसके बाद बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 46 पे देखेंगे भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं भाई। ऐसा क्वेश्चन अच्छा बेस बनता ही नहीं क्वेश्चन के ऊपर, एक कंसेप्चुअल है थोड़े से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड में ही पूछा जाता है। देखो इसमें क्या बोल दे रहा है आपके पास, each of 3 resistors in figure has a resistance of 2.4 ohm and can dissipate a maximum power of 36 watt दिया गया है, ठीक है। without being excessively heated what is the maximum power, मैक्सिमम पावर निकालना है भाई, ठीक है। P मैक्सिमम का जो फॉर्मूला रहता है बड़ा इजी है, वो यही रहता है आपके पास I² × R आप यूज़ करते हैं भाई, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास करंट का वैल्यू नहीं है, तो पहले आप करंट कैलकुलेट करने के लिए फिर से आप P = I² × R लगाएंगे। P का वैल्यू आपको 36 दे रखा है, I² आपको कैलकुलेट करना है, R का वैल्यू कितना है 2.4 है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 36/2.4 को हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये कटेगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये कटेगा 15 पे, ठीक है। I² का वैल्यू 15 हो गया। अब आप निकालिए पावर, मैक्सिमम पावर निकालेंगे। देखो भाई मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे I² R इक्विवेलेंट है, ठीक है, R² इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये 2.4 + 2.4 कितना हो गया 1.2 हो गया, 1.2 + 2.4 कितना हो गया 3.6 हो गया भाई, क्लियर है, बात समझ आ गई। R इक्विवेलेंट निकाला है, दोनों का पहले सॉल्व कर लिए पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज़ में। R² का वैल्यू आपको 15 दे रखा है, तो ये कटेगा, ये कितने पे जाएगा भाई, ये जाएगा आपके पास 18 हो गया, ये आपके पास 10 हो गया, और ये 5 × 2 कितना हो गया, ये 3 आ गया भाई, क्लियर है। 2 × 18 = 16, यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा भाई, 5 आएगा, 5 × 3 = 15 हो गया। तो ये यही आपको कैलकुलेट करना था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ेंगे, बड़ा इजी है। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे 53 से, जहाँ पे हम सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे।